Good morning everyone. My name is Anamika and today I am going to teach you the very important topic of class 12, Principles of Management. ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में अपनी 6 प्रिंसिपल्स को कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम अपने बचे हुए 8 प्रिंसिपल्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय। According to this principle, the employee should be paid fair remuneration. We should give them at least a reasonable standard of living. हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं उतना उन्हें पे करना ही चाहिए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके, जो अपनी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम लग्जूरियस लाइफ हम उन प्रोवाइड करें, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उन्हें उतना तो पे करें जिससे वो ज़िंदगी अपनी अच्छे से जी सकें, रोटी चावल दावल अपने कपड़े खुद से खरीद सकें, रेंट पे कर सकें, है ना। तो उतना तो हमें पे करना ही चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। इसे मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से बताती हूँ। सेंट्रलाइजेशन, इसमें आप देख रहे हैं एक मैन है और उसके आसपास बहुत सारे सुपीरियर्स हैं। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं कामों को हैंडल करने के लिए। पर इसमें क्या होता है सेंट्रलाइजेशन में कि जो हेड होता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ही रखना पसंद करता है, वो ज़्यादा अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना पसंद नहीं करता है। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो डिफरेंट मैनेजर्स वो अपॉइंट करता है उन्हें अथॉरिटी दे देता है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी पकड़ा देती है। अगर कोई गलती हुई तो इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, ठीक है। ये जैसे आपके स्कूल में टीचर्स भी करते हैं कि आपको अथॉरिटी दे दी कि आपको मॉनिटर बना के चले गए, अगर कोई भी क्लास में ज़्यादा तेज़ बोलेगा या कोई भी परेशान करेगा तो आपकी ज़िम्मेदारी है, सब आपके ऊपर अथॉरिटी उसने पकड़ा दी। अगर वो बच्चे हल्ला करेंगे तो आप जवाब देंगे। वही डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि आपके ऊपर पूरी अथॉरिटी दे दी जाती है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स दे के मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया हो, समझ में भी आया हो। नेक्स्ट आता है हमारा स्कालर चेन। इट रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी इन कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल लाइन होती है अथॉरिटी की और कम्युनिकेशन की। विच मूव्स फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में एक्स बॉस है, उसके बाद आता है ए, फिर बी सी डी ई एफ। ये क्या है, इसके सुपीरियर्स हैं सारे। अगर सी को ई से बात करनी है तो सी का बॉस बी है, उसे बी के पास जाना, बी का बॉस ए है, ए के पास जाना पड़ेगा, फिर एक्स के पास, फिर डी, फिर ई के पास। बहुत लंबा प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस करके हमें ई तक जाके पहुँचेंगे हम, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। जैसे कि आपकी गवर्नमेंट ऑफिस में फ़ाइल चलती रहती है, काफ़ी सालों तक चलती रहती है, तब जाके वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। वही हाल है ये स्कालर चेन पे। पर यहाँ पे एक फ़ायदा भी है, गैंग प्लैंक स्कालर चेन का एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको तुरंत ही चाहिए, तुरंत ही होना, तुरंत बहुत ज़रूरी है, उससे तुरंत बात नहीं करी तो भैया काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका बोर्ड का पेपर है, मार्च में है, ठीक है, भाई अभी नहीं हुए तो भैया मई जून में तो बहुत लेट हो जाएगा, रिज़ल्ट आने में बहुत देर हो जाएगी, है ना। वैसे ही यहाँ पे है, किसी ने अगर एफ़ से डायरेक्टली बात नहीं करी तो वो क्या होगा, उससे काम गड़बड़ हो जाएगा भैया, ठीक है। तो गैंग प्लैंक इसका एक्सेप्शन है, ये हेल्प करता है आपके कॉन्टेक्ट में। पर उससे पहले सी को अपने बॉस बी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं एफ़ से बात कर लूँ, एफ़ को अपने बॉस ई से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं सी से बात कर लूँ। उसके बाद ही वो लोग बात कर सकते हैं, अपने एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल अ पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट जॉब। एक पर्सन को उसकी एबिलिटी के अनुसार ही उसे जॉब पे बैठाना चाहिए। ये नहीं है कि उसके पास नॉलेज है हायर लेवल की, आप उसे लोअर लेवल पे बैठा देते हो, भैया उसे तो बहुत टाइम लग जाएगा भैया हायर लेवल पे पहुंचने के लिए। फिर तो भाई जो उसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसे जॉब देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। आप अगर फर्स्ट आने के लायक हो, अगर आपको मतलब कि
बिल्कुल ही लो मार्क्स दे दिए जाएं तो आपको कितना बुरा लगेगा। वैसे एक पर्सन जो जिसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसे चीज़ मिलनी ही चाहिए, उसको उस जगह पे बैठाना ही चाहिए। एंड अ राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट प्लेस। और राइट थिंग का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्क होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको चिप्स का एग्जांपल देती हूँ। एक जगह पे चिप्स की पैकेजिंग हो रही है, एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब भाई वहाँ पे जहाँ पे पैकेजिंग हो रही है वहाँ पे पैकेट्स ला के थोड़ा ना रखे जाएंगे, वो चिप्स हो ना, वो क्या बोलते पॉलीथीन थोड़ा ना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चिप्स की वहाँ पे थोड़ा ना रखे जाएंगे। वहाँ रखे तो वहाँ जाएंगे ना जहाँ पे पैकेजिंग के पैकेट्स तैयार हो रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना पैकेट्स की। तो यही है, राइट थिंग शुड बी प्लेस एट अ राइट प्लेस। हर चीज़ को राइट जगह पे, राइट चीज़ को राइट जगह पे रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फ्यूल एवरी एंटरप्राइज शुड हैव 2 डिफरेंट ऑर्डर्स। हर एक एंटरप्राइज के 2 ऑर्डर्स होते हैं फ्यूल के अकॉर्डिंग। एक आता है मटेरियल ऑर्डर फॉर फिजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल ऑर्डर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विटी। According to this principle, the managers should be treated their subordinates as fairly as possible so that they develop a feeling of dedication for their work. जो हमारे मैनेजर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को फेयरली ट्रीट करें, जिससे वो लोग क्या है डेडिकेशन से काम करें। ये नहीं है कि मैनेजर अपने एक बंदे को तो बहुत ही अच्छे से रखता है, दूसरे बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करके काम करवाता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ फेयरली बिहेवियर करना चाहिए ताकि सब लोग एक जैसा काम कर सके, ठीक है। और डेडिकेशन हो के तभी तो हमारी एंटरप्राइज अच्छे से चल पाएगी। नेक्स्ट आता है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज सो दैट वर्क कंटिन्यू एफिशिएंटली। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी कि वो स्टेबल है, उसका बार बार टर्मिनेशन नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की तरफ, ठीक है। वो उसी में रहेगा, उसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम करेगा, ठीक है। उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, उसे सेटिस्फेक्शन देना कि हाँ आप यहाँ पे ही रहोगे, आपको कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा, कहीं पे आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। आप स्टेबल हो यहाँ पे, आप यहीं रहोगे। आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ताकि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। According to this principle, employees in the organization must be given opportunity in making and executing plan. इससे एम्प्लॉयज़ को अपने अपॉर्चुनिटी देना एग्जीक्यूटिंग प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि वो लोग भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट समझ सके और वो अच्छे तरीके से डेडिकेट होके किसी भी काम को पूरा कर सके। स्पिरिट द कॉर्प्स। As per this principle, a manager should continuously make efforts to develop a team spirit. एक मैनेजर जो होता है वो कंटिन्यूसली एफर्ट मांगता रहता है टू डेवलप टीम स्पिरिट को बनाने के लिए। अमंग द सबऑर्डिनेट्स, किसके बीच में? सबऑर्डिनेट्स, अपने जो नीचे लोग हैं उनके बीच में टीम स्पिरिट को बनाने के लिए वो कंटिन्यूसली एफर्ट मारता रहता है। टू डू दिस he or she should use the word we instead of using I during the conversation with subordinates. और वो क्या करते हैं मैनेजर? we वर्ड मतलब हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग I, मतलब कि हम यूज़ करते हैं मैं की जगह पर, ठीक है। कन्वर्सेशन के टाइम अपने सबऑर्डिनेट से अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने ये काम किया सबने मिल के है, लेकिन मेरे अकेले एफर्ट से तो कोई भी काम नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे अकेले एफर्ट से तो चल नहीं रही है, उसमें तो भैया वर्कर्स भी मेरे साथ हैं, मैनेजर्स भी मेरे साथ हैं, तभी तो जाके वो सारी हम ऑर्गेनाइजेशन को टॉपर लेवल पे लेके गए है ना। वैसे ही सबऑर्डिनेट्स जो है वो आई मतलब मैं नहीं यूज़ करना है, हम सब ने मेहनत की है, तब जाके
वो उस टॉप लेवल पे पहुँचे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ भैया, मैं अकेले पढ़ाने से या मेरे एक लाइक करने से मैं कोई टॉप यूट्यूबर तो बन नहीं जाऊँगी। आप लोगों को भी लाइक करना पड़ेगा, आप लोगों को भी पसंद करना पड़ेगा। तो हम सब मिलके एक दूसरे को ऊपर पहुँचाते हैं। कोई मैं अकेले अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों की हेल्प लगेगी तब जाके मैं एक अच्छी टीचर सा कामयाब होंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी। थैंक यू, बाय बाय।